हेलो, मैं पीसी सर आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन रक्त संचार दिया गया है। व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार क्या है। रक्त संचार क्या है यानी रुधिर परिसंचरण है। रक्त संचार वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त हृदय और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है तथा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो रक्त संचार क्या है? रक्त संचार वह प्रक्रिया है जिसमें हृदय क्या करता है, पंप करके पूरे शरीर में रुधिर को और रुधिर के साथ पोषक तत्व ऑक्सीजन सभी क्या होते हैं पूरे शरीर में परिवहन करते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। हृदय दिया गया है, धमनी और शिरा, अभी इसको आगे देखेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि इसके जो मेजर पार्ट होते हैं, परिसंचरण तंत्र यानी जो पूरा सिस्टम होता है, सिस्टम इसमें कई अंग मिलकर क्या होते हैं, पूरा सिस्टम होता है। यानी जो सभी अंग मिलकर एक काम करते हैं उस सभी को क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो क्या है, हार्ट है, ब्लड यानी रक्त है, ब्लड वेजल्स यानी नलिकाएं हैं। इसी में परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, तो 3 अंग हैं। हृदय यानी जो पंप करता है रुधिर जो बहता है, ब्लड वेजल यानी कि नलिकाएं जिसमें क्या होता है, रुधिर बहता है। क्लियर? तो अगर रक्त वाहिकाओं को देखें तो धमनियां, शिराएं और केशिकाएं हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अभी इसको आगे पढ़ेंगे। संचार के प्रकार, तो 2 प्रकार के संचार हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन, फुफ्फुसीय संचार। फुफ्फुसीय संचार का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, हार्ट से लंग्स, क्या होता है, हार्ट से लंग्स। अशुद्ध रुधिर क्या होता है, हार्ट से लंग्स के पास जाता है, शुद्ध होकर फिर से हार्ट के पास आता है, इसको कहते हैं फुफ्फुसीय संचार। और दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, प्रणालीगत संचार। प्रणालीगत संचार क्या है, तो प्रणालीगत संचार में हार्ट से क्या होता है, हार्ट से ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड बॉडी में जाता है और फिर बॉडी से CO2 मिला मिला हुआ हार्ट के पास आता है। तो क्या बोलते हैं, प्रणालीगत संचार। यानी कि 2 प्रकार से संचार है। एक है फुफ्फुसीय संचार जिसमें क्या होता है, हार्ट से फेफड़े को जाता है, फिर फेफड़े से हार्ट को आता है। ठीक है? और दूसरा है हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट, इसको बोलते हैं प्रणालीगत संचार। हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट। रक्त संचार का महत्व, यानी कि ह्यूमन बॉडी में रक्त संचार क्यों होता है, रक्त संचार से क्या होता है, क्यों जरूरी है। प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू बॉडी सेल्स, यानी कि जो बॉडी सेल है यानी कोशिकाएं हैं उनको क्या चाहिए, पोषक तत्व और ऑक्सीजन चाहिए। तो पोषक तत्व और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रुधिर। तो ब्लड क्या करता है, पोषक तत्व और न्यूट्रिशन यानी कि और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्टेज, अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर निकालता है, रिमूव करता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, और रुधिर परिवाह जो होता है, संचरण होता है, इससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर भी नियंत्रित रहता है, यानी कि बॉडी का ताप जो है संतुलन बना रखता है, यानी संतुलन में रहता है। ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स एंड एंजाइम, जो भी हार्मोन्स मानव शरीर में बनते हैं और एंजाइम होते हैं वो किसी एक विशेष स्थान पर बनकर ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जहां आवश्यक होता है वहां चला जाता है। व्हाट आर ब्लड वेजल्स, रक्त वाहिकाएं क्या हैं। रक्त यानी रुधिर, वाहिकाएं मतलब जिससे होकर के जाता है, जिनसे रुधिर जाता है उसको क्या कहते हैं, रुधिर वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं। रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, अभी इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ है रक्त वाहिकाएं, वे नलिकाएं या नलिकाएं हैं जिनसे होकर रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। ये हृदय को शरीर के सभी अंगों से जोड़ती हैं। अब रक्त वाहिकाएं अगर ना हो तो पूरे शरीर में संभव नहीं है कि पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच जाए। रक्त वाहिकाओं के प्रकार,
यानी कि जिनसे होकर ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है, वो कौन कौन सी वाहिकाएं हैं? पहला है आर्टरीज, धमनियां, वेंस, सिराएं, कैपिलरीज, केशिकाएं। धमनियां, सिराएं और केशिकाएं हैं जिनके माध्यम से ब्लड पूरे ह्यूमन बॉडी में क्या करता है? जाता है और वापस आता है, यानी कि संचरित करता है, संचरित होता है। धमनियां, धमनियां क्या करती हैं? तो हार्ट से बाहर की ओर, जो पूरे बॉडी में हार्ट से बाहर की ओर रुधिर जाता है जिनकी सहायता से, उसको हम क्या कहते हैं? धमनियां कहते हैं। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि रक्त उच्च दबाव में प्रवाहित होता है। इनमें रक्त का प्रवाह धड़कनों के साथ होता है। ये शरीर के अंदर गहराई में स्थित होती हैं। धमनियां जो होती है, इसमें क्या होता है? रुधिर पंप करके पूरे बॉडी में जाता है। इस कारण से इसमें क्या होता है? दाब ज्यादा होता है। अगर दाब ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा? इनकी दीवार मोटी नहीं होगी तो फट सकती है। इस कारण से इनकी दीवार मोटी होती है और मानव शरीर में ये गहराई में पाई जाती हैं। सिराएं, अब देखिए धमनी है जिससे क्या होता है? हृदय से बाहर की ओर रुधिर जाता है, धमनी है, और पंप होकर जाता है। प्रेशर ज्यादा होता है, दाब ज्यादा होता है, इस कारण से इसकी दीवार मोटी होती है और ये गहराई में पाई जाती है। और सिराएं, सिराएं क्या हैं? तो ऑक्सीजन वाला रुधिर इसमें धमनी में होता है क्योंकि हृदय पंप करके पूरे शरीर में भेजता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को पूरे शरीर में भेजता है। और वही बात करें सिरा, तो सिरा से क्या होता है? वापस लौट कर आता है कौन सा रुधिर? CO2 मिला हुआ। सिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर से हृदय तक लाती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें वाल्व होते हैं जो रक्त को उल्टा बहने से रोकते हैं। इनमें रक्त का दबाव कम होता है। ये शरीर की सतह के पास स्थित होती हैं। अगर बात करें सिराओं की, सिराओं में दाब ज्यादा नहीं होता है क्योंकि बिना पंप के हुए, यानी कि जब पंप हो गया तो जाता है, धमनी से जाता है, लेकिन सिरा से बिना पंप के ही वापस आता है। इस कारण से इसमें कोई दाब नहीं होता है और ये सतह में ही पाई जाती हैं। अगर बात करें हम धमनी और सिरा, तो धमनी में O2 मिला हुआ ब्लड रहता है क्योंकि पूरे शरीर को क्या होता है? जाता है तो O2 मिलकर जाता है। लेकिन जब जाता है फेफड़े को तो क्या होता है? CO2 मिला हुआ जाता है क्योंकि शुद्ध होने के लिए जाता है। तो फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर रहता है। इसी प्रकार से बात करें अगर सिरा की, तो सिरा से क्या होता है? रुधिर वापस आता है हृदय के पास। तो पूरे शरीर से बिना ऑक्सीजन मिला हुआ आता है, लेकिन जब फेफड़े के पास से आता है रुधिर तो शुद्ध होकर आता है। इस कारण से फुफ्फुस सिरा में ऑक्सीजन युक्त रुधिर रहता है, यानी कि शुद्ध रुधिर रहता है। जब भी क्या होता है? जैसे धमनी है और सिरा है, इसमें जब हम क्या करते हैं? फेफड़े को जो जिससे जाता है उसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी, और फेफड़े से वापस आता है उसको कहते हैं फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा। केशिकाएं, केशिकाएं क्या होती हैं? तो बहुत सूक्ष्म नलिकाएं हैं। वाहिकाएं ये भी हैं। तो कैसी वाहिकाएं होती हैं? जो धमनियों और सिराओं को जोड़ती हैं। यहीं पर रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। जैसे मान लीजिए एक क्या है? ये धमनी है, दूसरी सिरा है। धमनी है, दूसरी सिरा है, तो दोनों के बीच ये जो होती है केशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जिस कारण से केशिकाओं में ही CO2 और O2 क्या होता है? आदान, गैसों का आदान प्रदान तथा पोषक तत्वों का भी आदान प्रदान होता है। यानी पोषक तत्व को भी ये पहुंचाते हैं, यानी कि खासकर तो गैसों का आदान प्रदान होता है। और पोषक तत्व पूरे बॉडी को या ह्यूमन बॉडी को, शरीर को कैसे पहुंचता है? तो इन्हीं केशिकाओं के माध्यम से पहुंचता है, क्योंकि पूरे ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं कि सभी जगहों पर धमनियां हैं, सभी जगहों पर धमनियां नहीं है।
और ना तो इस क्या कहते हैं सिराएं ही हैं। यानी कि जैसे यहाँ धमनी चली गई, यहाँ सिरा चली गई, बीच में क्या हो गया केशिकाएं हैं, जिसके माध्यम से पोषक तत्व पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, तो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। अब है हार्ट के कार्य करने की प्रोसेस, यानी हृदय कैसे वर्क करता है, कैसे पंप करता है, यानी कि पंप करके रुधिर को वाहिकाओं के माध्यम से पूरे बॉडी में भेजता है। हृदय की संरचना दिया गया है, इस प्रकार से है। मानव हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो हमारे शरीर में रक्त का संचार करता है। यह लगभग मुट्ठी के बराबर होता है और छाती के बीच में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। तो कैसी संरचना है, तो मांसपेशीय संरचना है। इस प्रकार से यहाँ पर जो भी दिखाया गया है, हम समझ सकते हैं कि हार्ट कहाँ पर स्थित है। तो हार्ट जो है बाईं ओर है, देखिए अगर मान लेते हैं एकदम मध्य है तो थोड़ा बाईं ओर है इस तरीके से, और ये क्या है फेफड़ा है, लंग्स, और दूसरा फेफड़ा यहाँ पर है स्थित है। दोनों के बीच में क्या है, तो दोनों के बीच में हार्ट स्थित होता है। हृदय की कार्य प्रणाली क्या है, यानी हृदय जो है कैसे वर्क करता है, पंप करते समय इसका क्या क्या प्रोसेस और किस प्रकार से इसमें संपन्न होता है। शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में आता है। देखिए दाएं अलिंद कौन सा है, देखिए ये जो है अलिंद है, क्या है अलिंद है, अभी इसको जो है ये क्या है अलिंद है, ये दायां अलिंद है, ये दायां निलय है। ऊपर अलिंद होता है और नीचे वाले जो होते हैं वो निलय होते हैं। नीचे क्या होते हैं, तो निलय होते हैं। इस प्रकार से दो अलिंद और दो निलय होते हैं। तो अभी हम दूसरे तरीके से कहीं पहले यहाँ देखते हैं, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगर हम हृदय के कक्ष की बात करें तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अब इस प्रकार से अगर हम बनाएं तो इसमें 4 कक्ष होते हैं। ऊपर दोनों क्या होते हैं, अलिंद होते हैं। अलिंद होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, तो निलय होते हैं। अब इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। अब इसका हम वर्किंग प्रोसेस पढ़ते हैं, जो भी वर्किंग प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, का वर्किंग प्रोसेस पढ़ लेते हैं। चलिए वर्किंग प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में आता है। क्या होता है, तो दाएं अलिंद में आता है और उसी समय सॉरी दाएं अलिंद में कौन सा रुधिर आता है, शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में आता है। तो अशुद्ध रुधिर इसमें आता है और उसी समय शुद्ध रुधिर जो है इसमें आता है। ऑक्सीजन मिला हुआ इसमें आता है। और जब दाएं अलिंद से दाएं निलय में रुधिर जाता है, उसी समय बाएं अलिंद से बाएं निलय में ऑक्सीजन मिला हुआ रुधिर जाता है। और फिर लास्ट में यहाँ से क्या होता है, पंप होकर चला जाता है फेफड़े के पास, CO2 मिला हुआ फेफड़े के पास, क्योंकि फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है, CO2 और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करके ऑक्सीजन को मिला देता है। और यहाँ पर जो ब्लड आया रहता है ऑक्सीजन मिला हुआ, बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है, उसके बाद बाएं नीले से ये चला जाता है पंप होने के बाद शरीर में। कहाँ चला जाता है, तो शरीर में। शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में आता है
यह ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से दाएं नीले में जाता है। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और दाएं एलिन से दाएं नीले में जाता है। दायां नीले रक्त को फेफड़ों में भेजता है जहां ऑक्सीजन प्राप्त करता है। क्या होता है, यहाँ चला जाता है फेफड़े के पास, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ये इसमें CO2 मिला हुआ होता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद में आता है। यहाँ पर क्या होता है, O2 मिला हुआ बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से रक्त बाएं नीले में जाता है। अब बाएं नीले में जाता है और बायां नीले जो है रक्त क्या करता है, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज देता है। तो इस प्रकार से अगर हम समझें तो अलिंदों, दोनों अलिंदों में रुधिर क्या होता है, आता है। कहाँ से आता है, तो एक में शुद्ध आता है, बाएं में शुद्ध आता है और दाएं में अशुद्ध आता है। जो शुद्ध रहता है वो नीले में दोनों तो नीले में जाते हैं, लेकिन जो शुद्ध रहता है वो नीले से शरीर में चला जाता है। जो अशुद्ध रहता है वो नीले से फेफड़े के पास चला जाता है शुद्ध होने के लिए। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, दायालिन, दायानिले, बायालिन, बायानिले। अब इसको हम पढ़ चुके हैं। अब संक्षेप में दिया गया है। सबसे पहले हम जो संक्षेप में दिया गया इसको एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। यहाँ से क्या होता है, रुधिर आता है कौन सा, CO2 मिला हुआ। शरीर से रुधिर CO2 मिला हुआ आता है और यहाँ से जो है ऑक्सीजन मिला हुआ आता है फेफड़े से, क्योंकि फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को मिला देता है। तो ऑक्सीजन मिला हुआ रुधिर जो है इसमें से आता है। तो ये कौन सा अलिंद है, दायां अलिंद। दायां अलिंद में शरीर से रुधिर आता है, बायां अलिंद में फेफड़े से रुधिर आता है। उसके बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व से कहा जाता है, निलय में। दाएं निलय में चला जाता है, CO2 मिला रहता है, और ये चला जाता है बाएं निलय में, O2 मिला रहता है। अब ये CO2 मिला है तो इसको शुद्ध होने की जरूरत है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये फेफड़े में चला जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़े में। ये शुद्ध रहता है तो कहाँ चला जाता है, बॉडी में। इस प्रकार से दोनों अलिंदों में क्या हो रहा है, रुधिर आ रहा है। एक में शरीर से आ रहा है, अशुद्ध है, और दूसरी तरफ क्या है, फेफड़े से आ रहा है, शुद्ध है। तो शुद्ध रुधिर जो है अलिंद से, उसके बाद निलय में, निलय से शरीर में। अशुद्ध रुधिर अलिंद में, अलिंद से निलय में, उसके बाद फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है। इस प्रकार से हार्ट क्या करता है, वर्क करता है। हृदय की गति औसतन 72 बार प्रति मिनट होती है। देखिए उसके बाद इसके बारे में कुछ और दिया गया है कि जब ये पंप करता है तो किस प्रकार से क्या में गतियां होती हैं। देखिए, जब हृदय की मांसपेशियों संकुचित और शिथिल होती है तब जो लयबद्ध गति होती है उसे हृदय की धड़कन कहा जाता है। धड़कन क्या है, जब शिथिल होती है और संकुचित होती है, पूरा एक कंप्लीट साइकिल जब हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो हृदय की धड़कन कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के हृदय की धड़कन दर प्रति मिनट 72 बार औसतन होती है, और यह जो है आयु, व्यायाम, भावनाओं, स्वास्थ्य के अनुसार बदल सकती है। धड़कन के 2 चरण हैं। संकुचन, संकुचन क्या है, जब हृदय के निलय रक्त को बाहर फेंकने के लिए सिकुड़ते हैं। यानी कि क्या होता है, मान लेते हैं ये प्रकार से हम इसको चैम्बर में बांट देते हैं। दोनों ऊपर के अलिंद हो जाएंगे और नीचे के निलय। तो नीले से क्या होता है, बाहर जाता है, नीले से बाहर जाता है, दोनों नीले से क्या होता है, बाहर जाता है। इससे भी और इससे भी, एक से जब दोनों नीले से क्या होता है, सिकुड़ते हैं और बाहर जाता है, उसको कहते हैं सिस्टोल, संकुचन। यानी कि यहाँ क्या होता है, तो संकुचन होता है। यहाँ क्या होता है, संकुचन। संकुचन कब होता है, जब रुधिर निलय से बाहर जाता है तो उसको हम कहते हैं संकुचन। उसके बाद जब हृदय के निलय तो हो ही गया, उसके बाद शिथिलन, जब हृदय के अलिंद रक्त से भरते हैं, जब यहाँ पर क्या होता है, भरता है। तो अलग देखते हैं इस तरीके से। यहीं पर मान लीजिए 4 चैम्बर हम बनाते हैं।
अब देखिए, जब इसमें रुधिर आता है, इसमें रुधिर आता है, इसमें CO2 मिला हुआ आएगा, इसमें O2 मिला हुआ आएगा। ये शरीर से आता है तो अशुद्ध रहता है, फेफड़े से आता है शुद्ध रहता है। जब दोनों में रुधिर भरते हैं, उसको हम कहते हैं शिथिलन, डायस्टोल। क्या कहते हैं? शिथिलन। तो बोलते हैं शिथिलन। क्या बोलते हैं? तो शिथिलन बोलते हैं। जब दोनों अलिंद क्या होते हैं, रुधिर से भरते हैं, तो उसको शिथिलन कहते हैं, डायस्टोल। और जब बाहर जाते हैं, जब बाहर जाते हैं दोनों निलय से रुधिर, तो उसको कहते हैं संकुचन। क्या बोलते हैं? संकुचन। ये है संकुचन। तो यहाँ पर हो रहा है शिथिलन, यहाँ हो रहा है संकुचन। जब दोनों अलिंद में रुधिर आता है तो शिथिलन होता है, जब दोनों निलय से रुधिर बाहर जाता है तो संकुचन होता है। इस प्रकार से हम शिथिलन और संकुचन को समझ लिए। अब हृदय की ध्वनियां, हृदय की ध्वनियां भी दो प्रकार की होती हैं। हृदय की धड़कन को सुनने पर दो आवाजें आती हैं, लब, टब। लब आलिंद से नीले में रक्त जाने पर वाल्व बंद होने से। जब क्या होता है, चार इस प्रकार से चैम्बर बनाते हैं। जब आलिंद से इसमें जा रहा है, निलय में, तो लब, जब इसका दोनों कपाट बंद होता है तो लब की आवाज आता है। यानी कि दोनों आलिंद से निलय में रुधिर जब जाता है तो लब की आवाज आता है। उसके बाद जब यहां से बाहर जाता है तो यहाँ कौन सी आवाज आता है? टब की आवाज आता है। तो जब आलिंद से निलय में रुधिर जाता है तो डब की आवाज आता है, जब निलय से बाहर जाता है तो डब की आवाज आता है। यहाँ पर लब की आवाज, यहाँ पर डब की आवाज। आलिंद से निलय में जाएगा, लब की आवाज। जब क्या होगा, यहां से यानी कि निलय से बाहर जाता है तो डब की आवाज।